अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाक फिजाइया के J-10C तैयारे के नए सीरियल नंबर के साथ तस्वीर और लैंडिंग की पहली मरतबा फुटेज मंजर आम पर आने की खबर पर बात करेंगे। इंडिया का अमरीकी साख्ता ड्रोन खरीदने का इरादा तर्क करने, सिंगापुर के वजीर आज़म का भारत से मुतालिक दिलचस्प बयान, जनूबी कोरिया के लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का तजर्बा, पाकिस्तान के K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट, इंडियन नेवी को मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज, बांग्लादेश समेत दीगर बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान में चीन के ताउन से तैयार किए जाने वाले K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसको चीन के थर्ड जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर से इक्विप किया गया है, उसने क्रिटिकल लेकिन अहम संग मील अबूर कर लिया है। इस स्टेज में कामयाबी के बाद अब ये पावर प्लांट ऑफिशियली पावर जनरेशन की ऑपरेशनल स्टेज पर पहुंच गया है। वाज़ेह है कि इससे पहले कराची में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, जिनको बिलतरतीब K1 और K2 कहा जाता है। K2 का इफ्तिताह गुज़श्ता बरस मई में वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया था। K3 के बारे में इतलात है कि मार्च के आखिर तक नेशनल ग्रिड के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा। K3 1100 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट 70 की दहाई के अवाइल में चीन के ताउन से तैयार किया गया था। ये प्लांट सिर्फ 137 मेगावाट बिजली पैदा करता था, ताहम इसे 50 साल बाद अगस्त 2021 को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया था। फिर चश्मा में C1 और C2 के बाद C3 और C4 बनाए गए। C1 और 2 बिलतरतीब 2000 और 2011 में ऑपरेशनल हुए। C1 और 2 में से हर एक 325 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जबकि C3 और 4 340 मेगावाट पावर जनरेट करने की सलाहियत रखते हैं। ये दोनों न्यूक्लियर पावर प्लांट बिलतरतीब 2016 और 17 में ऑपरेशनल हुए। कराची में चीन के ताउन से K2 और K3 में से हर एक 1100 मेगावाट पावर जनरेट करेंगे। K2 को गुज़श्ता बरस और K3 को इस साल ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। K3 के ऑपरेशनल होने के बाद पाकिस्तान की न्यूक्लियर जनरेशन कैपेसिटी 3530 मेगावाट हो जाएगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि उनका मुल्क अमेरिका के साथ F-35 से मुतालिक मुज़ाकरात में मस्बत सिमत में चल रहा है। तुर्की ने अमेरिका से F-35 के लिए इब्तदाई $1.4 अरब की पेमेंट्स की वापसी का मुतालबा कर रखा है, जबकि इसके अलावा अमेरिका से पुराने F-16 की अपग्रेड से मुतालिक किट्स और नए F-16 ब्लॉक 70 तैयारों की एक्विजिशन की दरख्वास्त भी शामिल है। ताहम दोनों F-16 एक्विजिशन और अपग्रेड्स के अलावा F-35 पेमेंट्स का मामला अलग अलग डिस्कस हो रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने अमेरिका से MQ-9 ड्रोन खरीदने का मंसूबा मुलतवी कर दिया है। इतलात के मुताबिक ये फैसला इन ड्रोन्स की बहुत ज़्यादा कॉस्ट और मकामी ड्रोन्स की डेवलपमेंट पर तवज्जो मरकूज करने को लेकर किया गया है। इंडिया ने इब्तदाई तौर पर 30 प्रीडेटर ड्रोन अमेरिका से खरीदने का फैसला आज से चंद साल पहले किया था, जिसकी उस वक्त मालियत $3 अरब बताई गई थी। इंडिया बुनियादी तौर पर ये 30 ड्रोन 10-10 के नंबर्स में अपनी तीनों मुसल्लह अफवाज में इंडक्ट करने का प्लान किए हुए था। इधर इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के बारे में इतलात हैं कि वो मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन मकामी सतह पर डेवलप करने पर काम कर रही है। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पर पाक फिजाइया के J-10C की एक लैंडिंग फुटेज शेयर की गई है। इसके अलावा आज पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए तैयार किए जाने वाले J-10C तैयारों से मुतालिक एक नए सीरियल नंबर के एयरक्राफ्ट की तस्वीर भी देखने को मिली है। इससे पहले सीरियल नंबर 101, 102 और 106 दिखाया गया था। आज 103 की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर रिलीज की गई। गैर मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक कुछ एयरक्राफ्ट पाकिस्तान पहले ही पहुंच चुके हैं, जबकि 23 मार्च को J-10 तैयारों का फ्लाई पास भी कंफर्म है। सिंगापुर के वजीर आज़म ने बुध के रोज़ अपनी पार्लिमान से किए गए 40 मिनट के खिताब में कहा है कि भारत अब नेहरू का हिंदुस्तान नहीं रहा, बल्कि वहाँ तो उनकी ऐवान में आधे से ज़्यादा मेंबरान वो हैं जिनके खिलाफ रेप और कत्ल जैसे संगीन मुजरिमाना मुकदमात चल रहे हैं।
انہوں نے پارلیمان کی کمیٹی برائے استحقاق کے سامنے اپنے خطاب میں کہا کہ اگر حزب اختلاف کی ورکرز پارٹی کے ارکان کی جانب سے غلط بیانی کا سلسلہ ختم نہ ہوا تو ہم بھی بھارت کے راستے پر ہی روانہ ہو جائیں گے، جبکہ ادھر ہندوستان کی حزب اختلاف کانگریس نے بھی سنگاپور کے وزیر اعظم کے اس بیان کو درست قرار دیا ہے۔ ساؤتھ کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے ملکی سطح پر تیار کردہ لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ LSAM یعنی لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل اس وقت انڈر ڈیولپمنٹ ہے اور اس کو نارتھ کوریا کے ایوالونگ میزائل تھریٹس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کی رینج 150 کلومیٹر ہوگی۔ ساؤتھ کورین عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ فوج اس سسٹم کو 2026 تک باقاعدہ ڈپلائے کرنے کی خواہش مند ہے اور یہ سسٹم بنیادی طور پر اس کی ملٹی لیئرڈ لو ٹائر میزائل ڈیفنس پروگرام کا حصہ ہے۔ کوریا مقامی ایئر ڈیفنس سسٹمز اور سرفیس ٹو ایئر میزائلز کے علاوہ امریکن پیٹریاٹ استعمال کرتا ہے، جبکہ ساؤتھ کوریا میں تعینات امریکی فوج اور کوریا مل کر تھارڈ اینٹی میزائل بیٹریز بھی رن کرتے ہیں۔ چائنیز کمپنی وین گارڈ بنگلہ دیش میں ایک میزائل پلانٹ تعمیر کرے گی۔ یہ پلانٹ بنیادی طور پر بنگلہ دیش کو چین کی طرف سے فراہم کردہ FM-90 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے لیے مینٹیننس اور اوور ہال فیسلٹی کے علاوہ پروڈکشن لائن کے طور پر موجودہ اور اپ گریڈڈ میزائل ویریئنٹ کے لیے کام کرے گا۔ واضح رہے کہ شارٹ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل FM-90 پاکستان کے بھی زیر استعمال ہے۔ فرینڈز، اگر آپ پاکستان کے تمام سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ امریکی کمپنی بوئنگ نے 12واں P-8I میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ انڈیا کو ڈیلیور کر دیا ہے۔ یہ ایڈیشنل ایئر کرافٹ ایکوزیشن کے سلسلے کا چوتھا ایئر کرافٹ ہے، جس کی آپشن 2016 میں طے پانے والے معاہدے میں رکھی گئی تھی۔ 2013 میں انڈین نیوی کی سروس میں شامل ہونے والے اس ایئر کرافٹ کو انڈین نیوی میں ایکسٹینسولی یوز کیا جا رہا ہے اور اب تک یہ کومولیٹو 35,000 فلائٹ آورز مکمل کر چکا ہے۔ امریکی کمپنی بیل نے چیک ریپبلک کے لیے AH-1Z ہیلی کاپٹر کی پروڈکشن شروع کر دی ہے۔ چیک ریپبلک کے لیے اس کے علاوہ UH-1Y ہیلی کاپٹر کی پروڈکشن بھی جاری ہے۔ $600 ملین کی لاگت سے چیک ریپبلک ٹوٹل 12 ایئر کرافٹ امریکہ سے حاصل کر رہا ہے، جس میں سے 8 UH-1Y اور 4 AH-1Z شامل ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔